क्या हाल है? कैसे हो? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग एसिड का लेक्चर नंबर 6 जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, जिसमें एसिडिटी पढ़ेंगे, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट देखो, ये एसिडिटी का और बेसिसिटी का हमने एक सेपरेट लेक्चर, करीब 9 की 10 लेक्चर है, 5 एसिड पे और 4 बेस पे, पूरा डिटेल में समझाया है। और ये तुम उसको देख लिए तो तुम्हें किसी भी चैप्टर के एसिडिटी बेसिसिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा और किसी भी मॉड्यूल को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम इस पे अभी बात करेंगे बहुत ही ब्रीफ में एसिड को, ताकि हमें आगे टॉपिक पढ़ने में बड़ा आसानी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें समझ में आ जाए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एसिडिक नेचर। ठीक है, ये है एसिडिक नेचर ऑफ ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये जो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ना सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो मैं ऐसा क्यों होता है, ये देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है। ये अपन क्या है, ये है कार्बो ऑक्सिलेट आयंस। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलेट आयंस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। तो ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर ना केवल रेजोनेंस है बल्कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस तो फिनॉल में भी होता है, फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस होता है, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होना चाहिए इससे। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। फिनॉक्साइड आयन के अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं होता है। तो इक्विवेलेंट का मतलब हो गया सेम एटम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए यही रीजन है कि जितने भी तुम एसिड लेके जाओगे, चाहे मिथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है या प्रोपेनोइक, जो भी एसिड है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल या मिथेनॉल सबसे। ठीक है, अब देखो, तो एक बात समझ में आ गया तुम्हें कि ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है। देखो स्टूडेंट, ये हमने क्या पढ़ा है कि स्ट्रेंथ जो होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, या यू कह दो तुम इसको एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, एक्सटेंट ऑफ, किस पे, एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन पे। किस पे बोल रहा हूँ? एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस के थ्रू जो डीलोकलाइजेशन होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, जो इसमें भी हो रहा है। अब स्ट्रेंथ से क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज करता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और नेगेटिव चार्ज को जो डीस्टेबलाइज करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगा दूं, यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट, यदि मैं लगा दिया तो वो क्या करेगा? स्टेबलाइज कर देगा, है ना, स्टेबलाइज द एनायंस। ठीक है, क्या करेगा वो? एनायन को स्टेबलाइज कर देगा, और उससे क्या होगा? हैंस एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे फ्लोरीन है तुम्हारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, तो एसिडिटी भी तो बढ़ेगी। तो यदि मैं लिखता हूँ CCl3COH, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। उसके बाद एक ले लो CHCl2COH, फिर ले लो C, और CH2ClCOH। देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिटी उतनी बढ़ेगी ना, सबसे ज्यादा इसकी इसकी बढ़ जाएगी, फिर इसकी रहेगी, फिर इसकी रहेगी। ऑन द अदर हैंड, यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन कोई रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? चेन को, ये कंपाउंड को क्या करेगा? डी स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा ये? डी स्टेबलाइज कर देगा, डी स्टेबलाइज द एनायंस। हेंस क्या होता है? एसिडिटी, एसिडिटी को डिक्रीज करा देगा। ठीक है, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद आपका है एसिटिक एसिड, फिर है
प्रोपेनोइक एसिड, सोन, इस तरह से एसिडिटी होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक और ग्रुप लिख रहा हूँ, वो कौन सा है? फिनाइल है। अब तुम्हारे पास फिनाइल है, यदि फिनाइल हो या फिर विनाइल हो, तो जाहिर सी बात है उसमें रेजोनेंस होता है। तो यदि फिनाइल या विनाइल अटैच हो विथ, किससे? विथ एलाइलिक पोजीशंस ले लो, विथ कार्बोक्सिलिक, सॉरी, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, तो इससे क्या होगा? इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होगी? एसिडिटी वो बढ़ेगी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने OH लगा दिया। अब ये कंपाउंड जो है CH2, अब क्या होगा? इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना? तो CH2 ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे O पे नेगेटिव और OH लग गया। देखो स्टूडेंट, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो एसिडिटी भी तो ज्यादा होगा। तो यदि मैं तुम्हें जनरल ट्रेंड लिखा दूं, जनरल ट्रेंड लिख दो कि यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है, जनरल ऑर्डर, तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। फिर कौन सा होगा? COH, बेंजोइक एसिड। फिर एक RCOH ले लो। फिर PHOH है ना? फिर आपका मिथेनॉल है। ठीक है, फिर वाटर है, और ROH है, और अपन अमोनिया है। ये उसका एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड काफी एसिडिक होता है, तो जितने भी एसिडिक होते हैं वो टर्न करता है ब्लू लिटमस स्टूडेंट, है ना? तो ये क्या है कि ऑल, जो लिख रहा हूँ, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा? ये करेगा टर्न ब्लू लिटमस इनटू इनटू रेड में। डन। चलिए, अब देखो स्टूडेंट, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो क्या करेगा? ये मेटल से या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड से भी तो रिएक्शन कर जाएगा। जैसे ये देखो, 2 मोल्स ऑफ CH3COH है, और मैं इसमें 2 मोल्स ऑफ Na ले लूं, तो क्या बोलोगे? ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH3COONA, है ना, प्लस H2। ऐसा बनेगा। यदि इसी कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें, तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2 बनेगा। इवन दो ये कंपाउंड जो है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट्स NaHCO3 और Na2CO3 से भी रिएक्शन कर जाएगा, है ना? ये देखो CH3 है, COH है, और ये तो तुम लैब में भी किए होंगे, जब टेस्ट ट्यूब में डालते होंगे एसिटिक एसिड, उस पे सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे तो इफरवेसेंस क्रिएट होता होगा, है ना? तो यदि इसमें क्या क्या बन जाएगा? ये CH3COONA प्लस CO2, जो कि बाहर निकल जाता है टेस्ट ट्यूब से, प्लस वाटर, और ये क्या होता है? ब्रिस्क इफरवेसेंस होता है। ठीक है, तो इफरवेसेंस क्रिएट हो जाता है। डन ना? अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि यदि तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उसको रिएक्शन कराओगे सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड से, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ही जाता है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये CH3 मान लो, CH3COH है। अब मैंने क्या किया? NaHCO3 लिया। अब देखो ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये सॉल्ट है किसका? सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड का। ठीक है, किसका सॉल्ट है? वीकर एसिड का। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, और ये क्या बनेगा? CH3CONA प्लस H2CO3। अब देखो H2CO3 स्टूडेंट क्या है? एक वीकर एसिड है ना? अब इस वीकर एसिड में क्या होगा? ये निकल के H2O प्लस CO2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एक और एग्जांपल ले लो कि CH3COH है, और यदि मैं लेता हूँ इसमें CH3ONA, तो क्या होगा? ये तो ये जो कंपाउंड है, ये बना देगा आपको CH3COONA प्लस CH3OH बना देगा। ये भी क्या है? ये भी आपका वीकर एसिड है। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, ए स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, डिस्प्लेस डिस्प्लेस सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड इनटू
सॉल्ट ऑफ जो भी सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड इज प्लेस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड इनटू इसमें वीकर एसिड में, किसमें कर देगा ये एक वीकर एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हैंड राइटिंग अच्छा नहीं लिखा हूँ, बट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है? नेक्स्ट लेक्चर है वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ग्रुप से OH को कैसे रिप्लेस होता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, और उससे तुम्हें चाहे एसाइल का कंपाउंड हो, एमाइड का हो, एसिड का हो, उसका रिएक्शन समझ में आ जाएगा इजीली कि आखिर ये रिएक्शन होगा कैसे। तो वेट करो टिल दैट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।